मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस सत्र में मैं हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक बाबू गुलाब राय जी के प्रसिद्ध निबंध मधुर भाषण के कतिपय अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। उनके द्वारा लिखे गए निबंध को आद्योपांत पढ़ने के बाद मैं उनमें उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। निबंध मधुर भाषण इस प्रकार है। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल से न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द को दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या शिष्ट भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचनते, जग अपनों करि लेत। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था, तब यह प्रश्न उठा कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घटों को संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है, तब तक स्थायी नहीं होता। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोग हृदय खोल कर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वक्त आदमी को
स्पष्ट रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू जबरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव भी हों, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मौलिकता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो ही महतांग धनम, मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता है। मान का पान भी बहुत होता है और रहीम के शब्दों में अमी पियाए मान बिनु सो नर मोहिन सुहाए। शिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, किंतु वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़े से आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा होती है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उसको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो काम करता है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज़ ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ बचने दरिद्रता न आने देनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की शब्द न आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता के से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देने आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायापन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में हमको व्यवहारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई
जा सके। इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है और आगे मैं अवतरणों की ओर बढ़ूँगा। इस संबंध में एक अवतरण है, जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। निबंधकार इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि कभी कभी मित्रों में भी अनबन हो जाती है, गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु जो मनुष्य उन गलतफहमियों का निवारण कर रूठे हुए अर्थात विचलित मित्र को मना लेता है वही वास्तविक साहित्यिक कहलाने का अधिकार रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई मानव सटीक सही भाषा का प्रयोग करता है तो वह अपने रूठे हुए मित्र को भी मना सकता है, उससे पुनः मित्रवत आचरण प्राप्त कर सकता है। निबंधकार का अंतर्निहित भाव यह है कि भाषा में वह शक्ति है जो क्रोधित एवं बिछुड़े हुए मित्र को पुनः यथावत प्रसन्नचित कर सकती है। बिना वाणी, बिना सटीक भाषा के कोई भी अपने क्रोधित मित्र को मना नहीं सकता। अब पुनः दूसरा अवतरण है, सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत अवतरण में निबंधकार कहता है कि समाज में सही व्यवहार हेतु विचारों का आदान प्रदान अर्थात द्विमुखी बहुमुखी प्रवाह के लिए आवश्यक है और विचारों का प्रवाह, विचारों की सुबोध गम्यता, भाषा की शिष्टता एवं स्पष्टता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विचारों के आदान प्रदान में की जाने वाली भाषा का प्रयोग शिष्ट ही होना चाहिए। उसमें असभ्यता एवं अशिष्टता का स्थान तो कदापि नहीं होना चाहिए। विचार हमेशा ही स्पष्ट होने चाहिए। उनको व्यक्त करते समय यदि अस्पष्टता हो जाएगी तो आदान प्रदान सुबोधगम्य नहीं होगा और यह फलदायक भी कदापि नहीं होगा। अब व्याख्या के लिए प्रस्तुत तीसरा अवतरण है, दूसरों के स्वाभिमान का हनन करके उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। निबंधकार के अनुसार हम यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई कार्य करते हैं तो निश्चय ही उनके ऊपर हमारा यह उपकार होगा, परंतु यह उपकार उपकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वाभिमान के एवज में नहीं किया जाना चाहिए। किसी के ऊपर किसी के द्वारा किया गया कोई भी उपकार उसके स्वाभिमान का हनन करके नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह उपकार वृथा कहलाएगा एवं उपकृत व्यक्ति को कभी भी आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाएगा। किया गया उपकार पूर्ण रूप से महत्वपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब व्याख्या के लिए प्रस्तुत चौथा एवं अंतिम अवतरण है, अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। निबंधकार यह अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में जीवन यापन के विभिन्न स्तर विद्यमान हैं। वह यह बताना चाहते हैं कि कभी भी अपने से निम्न जीवन यापन के स्तर के व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय या उनसे कोई कार्य करवाते समय ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। यदि कोई व्यक्ति अपने से निम्न जीवन स्तर प्रणाली में जीवन यापन करता है तो भी वह सम्मान का ही पात्र होना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति एवं आदर्श व्यक्ति सदैव ही दूसरे के सम्मान का ख्याल रखता है। निबंधकार के अनुसार यह सज्जन व्यक्ति का सर्वप्रथम
प्राथमिक कर्तव्य होना भी चाहिए। धन्यवाद।